हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। क्लास 12th सीबीएसई फिजिक्स जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अप्रोक्स 50 के आसपास होंगे सारे न्यूमेरिकल। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं केवल वही हम डिस्कस करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसमें केवल मैं न्यूमेरिकल यूज़ करूँगा। थ्योरी मैंने पहले इसकी करा रखी है वीडियो के अंदर। देखो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex sphere are spread into chamber became charged with charges 3e 5e minus 3e respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible? Value the final charge on the spheres. यानी कि इसमें बोला गया क्या कि मान लो एक सिस्टम मेरे पास दे रखा, यानी कि आपके पास मान लो एक सिस्टम है, उसके अंदर 3 चार्ज दे रखी है आपको, एक तो 3, एक 5e और एक मान लो -3e, ये दे दिया। इसमें क्या करा मैंने, इन तीनों चार्ज को मैंने कॉन्टैक्ट में लेकर आया और बाद में करा स्प्रेड आउट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्रेड आउट। तो आपको बतानी है जो ये 3 चार्ज न्यू डेवलप हुए, यानी कि इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इसमें और इसमें, ऐसा कौन से चार्जेस पॉसिबल होंगे जो कि फॉलो करेंगे इसको। तो हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि जो किसी सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा ना, तो वो नेट चार्ज में क्या होगा, उसमें हम चाहे कोई भी चेंज कर ले हमेशा वो चार्ज वही रहेगा। तो हम बात करते हैं क्या इस सिस्टम की। तो देखो इस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट, तो कितना होगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 5e। क्या बचेगा? 5e। तो हमारा ऑप्शन वही ठीक होगा जिसका मेरे पास आंसर कितना आएगा, 5e आएगा। तो चेक करते देखो पहले ऑप्शन के अंदर देखता हूँ यहाँ पर 5 और 5 10, 10 - 4 6, तो यहाँ का आंसर है 6e। ये तो हो नहीं सकता, यानी जितना चार्ज पहले था वो बाद में उतना चार्ज होना चाहिए, यानी कि 5e होना चाहिए सबका चार्ज तीनों का मिलाकर। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। बात करते हैं इसकी। देखो 6 6 12, 12 - 7 5e, कैसा आएगा प्लस का। तो देखो ये ऑप्शन मेरा ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन ठीक है ना। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। देखो 5 और 7 12, 12 - 8 4, तो इसका आंसर होगा 4e, ये भी पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं किसकी, सी वाले पार्ट की। तो यहाँ देखो 3.5 और 5.5, ये आपके होंगे शायद 9 - 4 5e। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि Q = ±NE, और जहाँ पे ये n जो होता है ना वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखो 3.5 और 5.5 ऐसा चार्ज देना किसी को पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये ठीक ना होकर केवल यही ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन इतने इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम। इसका मीनिंग ये है, मेरे पास पहले मान लो एक मेरे पास ऑब्जेक्ट था, सपोज मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। इस पर जो पहला चार्ज था, इनिशियल चार्ज, वो कितना था, 1 कूलम चार्ज था। कितना था? 1 कूलम चार्ज। अब इसमें क्या हुआ, ये 1 कूलम का साथ जब साइन यहाँ पर नहीं, तो दैट मीन्स ये प्लस ही होगा। इसमें गेन मतलब प्राप्त करना। मान लो बाहर से मेरे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस बॉडी पर, कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 5 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए इसके ऊपर। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का चार्ज। यानी कि अगर मैं यहाँ से पता करूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अगर मैं इसे चार्ज निकाल लूँ, तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ इसका चार्ज Q, तो हम जानते हैं कितना होता है Ne, यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। अगर आते हैं प्रोटॉन तो यहाँ लगाते हैं प्लस साइन। तो n की वैल्यू मेरे पास दे रखी है यहाँ पर, ये 5 × 10⁻18, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। अगर मैं सॉल्व करूँ तो प्लस माइनस 16 5 जा, यहाँ पर आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है ना, 1.65 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आएगा 10⁻−1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना, माइनस के 0.8 जब सोल्व करूँगा तो, यानी कि इतने कूलम चार्ज मेरे पास आ गया इस पर, ठीक है ना। अब लगाते हैं हम
एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दैट मीन्स ये मेरे पास क्या, जो पहले इनिशियल चार्ज था ये वाला चार्ज, मैंने इसको बोल दिया कितना Q1। जो बाहर से आया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर जो पास चार्ज आया मान लो Q2 आया, कितना आया Q2। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बोलता, यानी कि सारे सिस्टम को अगर मैं चार्ज को प्लस कर लूँ सिंपली, तो वो निकालेगा मेरा नेट चार्ज। तो Q1 कितना है यहाँ पर 1 कूलम चार्ज प्लस का, और Q2 कैसा है यहाँ पर माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 0.8। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आएगा 2 कूलम चार्ज, 0.2 कूलम चार्ज। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा डी ऑप्शन ठीक, ये वाला। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी, यानी कि इसमें जैसा चार्ज जैसा साइन होगा चार्ज का वैसे हम साइन यहाँ पर रखेंगे ये। अब बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, फाइंड फोर्स एट ओ पॉइंट, यानी कि जो मेरे पास इस ओ पॉइंट पर जो यहाँ पर चार्ज रखा Q0, इसके चारों तरफ कितने चार्ज हैं, ये और ये। तो मुझे नेट फोर्स निकालना है सर, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। अगर मैं इस फिगर को सिंप्लीफाई करूँ तो देखो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखो मैंने मान लिया मेरे पास ये एक ओ पॉइंट है ये वाला, है ना। तो देखो यहाँ पर पास मैंने इस वाले चार्ज को मान लिया, ये मान लो पहला चार्ज है, ये मान लो आपका दूसरा चार्ज है यहाँ पर, ठीक है ना। और चार्ज मुझे फोर्स निकालना इस ओ पॉइंट पर। तो यानी कि याद रखना हमेशा, जैसे मान लो सिस्टम के अंदर मान लो आपके 4 चार्ज 1 2 3 मान लो 4 चार्ज है, तो अगर मान लो मुझे इस पर फोर्स निकालना हो तो हम चेक करते हैं कि इसके चारों तरफ कितने चार्ज होंगे, इसके अलावा। तो इसके अलावा कितने चार्ज है 3, तो डेट मीन्स यहाँ पर इस वाले चार्ज पर, इस वाले पॉइंट चार्ज पर हमेशा 3 फोर्स लगेंगे। कितने लगेंगे 3 फोर्स। अब देखो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर आपके पास है 3 चार्ज 1 2 एंड 3। तो यहाँ मुझे निकालना फोर्स इस Q0 पर, तो इस Q0 के अलावा कितने चार्ज, 2 चार्ज। तो यानी कि यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर जो चार्ज मेरे पास जो फोर्स लगेगा यहाँ पर 2 फोर्स आएंगे। कितने आएंगे 2 फोर्स। फोर्स ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले हम इसमें दिखाएंगे वेक्टर डायरेक्शन दिखाएंगे उसकी फोर्स की। चलो दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं सिंपल इस फिगर के अंदर मैं दिखाऊं तो देखो ये मेरे पास Q0 है, ये मेरे पास है Q। बताइए कैसा कैसा साइन है, प्लस का, ये भी कैसा है प्लस का। तो हम जानते हैं प्लस प्लस में क्या होता है रिपल्सन। तो यानी कि जब ये वाला चार्ज इस वाले पर फोर्स लगाएगा तो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन जब ये वाला फोर्स यानी कि ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो जाएगा इस डायरेक्शन में के अंदर। क्यों, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो जैसा मैं देख पाया यहाँ पर कि जो यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर, ये मान लो आपका ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर आपके 2 फोर्स है, एक तो F1 फोर्स, तो F1 फोर्स कहाँ जाएगा इधर की ओर, इधर की ओर F1 फोर्स। और F2 फोर्स कहाँ गया था हमारा ऊपर की तरफ ये वाला, तो F2 फोर्स मेरा ये था। तो एक ही पॉइंट में पास कितने वेक्टर क्वांटिटी आ गई, 2 वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो हम जानते हैं क्लास 11 में हमने पढ़ा था क्या, अगर एक ही पॉइंट पर 2 वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो सर सोल्व करने का तरीका क्या होता, R इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस के 2ab cos थीटा। ये तब लगाएंगे जहां पर मेरे पास एक ही पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक वेक्टर क्वांटिटी होंगी, जहां पर ए क्या मेरे पास पहला वेक्टर, बी मेरे पास दूसरा वेक्टर, और थीटा यहाँ पर है 2 वेक्टर के बीच एंगल, 2 वेक्टर के बीच एंगल। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। अब पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ भाई F1 और F2 की वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पर। तो देखो हम जानते हैं अगर 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं तो उनके बीच कूलम्ब फॉर्मूला होता है F K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता ना फॉर्मूला। अब चलो चेक करते हैं पहले वाले चार्ज पर। तो देखो पहले वाले चार्ज पर Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, और डिस्टेंस मेरी ये रही ए ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पर। तो F1 की वैल्यू अगर मैं देख पाऊँ यहाँ से, तो F1 की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी आपकी यहाँ पर K Q0 अपॉन A²। अगर बात करता हूँ दूसरे वाले फोर्स की, तो यहाँ पर देखो चार्ज ये रहा, ये वाला चार्ज ये रहा, तो यहाँ पास कितना आ गया K Q0 अपॉन A², है ना। अब आपको यहाँ पर साइन माइनस से क्यों नहीं लगाया आपने, जब यहाँ पर चार्ज माइनस का दे रखा था तो माइनस की हमने इसकी डायरेक्शन शो कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्लस ही साइन लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे केवल, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर कि जो मेरे पास जो ये वाला फोर्स था और ये वाला फोर्स था, बताओ दोनों इक्वल है नहीं है। तो मैं इन दोनों को F1 और F2 को
मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना F1 इक्वल टू F2 लिख सकता हूँ F, ठीक है ना। तो अब लगाते हैं पर नेट फोर्स, तो यहाँ निकालेंगे F नेट, तो कितना आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर पहला वेक्टर क्वांटिटी F1 जिसकी वैल्यू कितनी है F, तो यहाँ आ जाएगा आपका F स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर भी आपका F ही होगा, और यहाँ पर होगा 2F इंटू एफ कॉस। अब एंगल चेक करेंगे, बता दोनों के बीच एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, देखो यहाँ पर कितना एंगल था 90 डिग्री एंगल था, तो यहाँ लगा देंगे cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो यानी कि ये जो सारा पार्ट हो गया आपका बन जाएगा 0। अब बचा यहाँ पर कितना 2F स्क्वायर, F स्क्वायर आउटसाइड, तो यहाँ बच गया ये वाला पार्ट, तो F नेट मेरा कितना आ गया यहाँ पर, तो F नेट जो आपका आया वो आया कितना F, और F की वैल्यू कितनी थी आइदर दिस या फिर दिस, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। देखते कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो इसका ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक ये वाला, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर इसमें क्या बात बोलेगी, मेरे पास यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y, Z ईच विद चार्ज प्लस Q, यानी कि जो आपको 4 पॉइंट रखे Z, Y, X, W, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q चार्ज है हर एक पर, क्या चार्ज है Q चार्ज है। हैड फिक्स्ड 4 पॉइंट द स्क्वायर ऑफ साइड D, कितनी साइड है इस स्क्वायर की D साइड, यानी ये भी चारों साइड मेरे पास इक्वल होंगे यहाँ पर। सो इन फिगर ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट, यानी कि जो आपका पॉइंट X और Z है ये आपका मिड पॉइंट पर है, कहाँ पर है मिड पॉइंट पर, तो बोल सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस आपकी dy2 होगी, ये डिस्टेंस आपकी dy2 होगी, ठीक। आगे करते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X, यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X, यानी कि इस W ने जब X पे फोर्स लगाया तो कितना है यहाँ पर, उसने बोल दिया F फोर्स, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी है फोर्स ऑन X बाय W, ये बात बोल दी ये याद रखना आप, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ ये वाली, तो बस आप ही को याद रखना है पर जब फोर्स ऑन यहाँ पर बोला क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन ऑब्जेक्ट X, फोर्स ऑन X बाय W इक्वल टू F, ये आपको गिवन है यहाँ पर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन Z, तो आपको ये वाला फोर्स निकालना, ये फोर्स कितना आएगा। देखो हम जानते हैं अगर मान लो 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं तो उनके बीच अगर फोर्स निकालना हो तो हम जानते हैं एक ही फॉर्मूला काम में आता है कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर Q1 क्या पहला चार्ज, Q2 के पास दूसरा चार्ज, और R क्या यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो चलो निकालते हैं यहाँ पर, तो फोर्स क्या पूछा गया यहाँ पर W से, तो मैं इसी फिगर के अंदर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर कि एक तो मुझे फोर्स ये वाला गिवन था जो इधर की ओर लगा ये वाला, ठीक है ना, ये फोर्स गिवन था इस जब हम X पे लगा था फोर्स W ने लगाया था, अब W लगाएगा किस पर फोर्स Z पर, तो यानी कि आपको ये वाला फोर्स पता करना, ये वाला कितना होगा, ये वाला फोर्स कितना होगा ये पता करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली देखो मेरे पास चार्ज मालूम है कि ईच पॉइंट पर मेरे पास चार्ज करने रखा Q, यानी कि यहाँ भी आपका चार्ज Q था, यहाँ भी चार्ज Q था, यहाँ भी चार्ज Q था, और यहाँ भी चार्ज आपका Q था। चलो मेरे पास Q1 Q2 तो मुझे मालूम चल गया, लेकिन बात करते हैं कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस ही मुझे मालूम नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ज्योमेट्री यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस टाइप से, ये वाली लाइन, तो डिस्टेंस कितनी होगी D, वो कितनी यहाँ पर dy2, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो H इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर आएगा कितना परपेंडिकुलर, आप मान लो dy2 का स्क्वायर, और आप बेस मान लो D का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा D स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 5D स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। यस आया 4 की D स्क्वायर 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो 5D स्क्वायर।
ये आपकी डिस्टेंस आ गई बेसिकली, क्या आ गई, डिस्टेंस। अब निकालते हैं यहाँ पर फोर्स, चलो निकालते हैं यहाँ पर फोर्स। तो देखो एफ की जो वैल्यू दे रखी थी, यानी कि फोर्स ऑन एक्स बाय डब्ल्यू, ये आपकी वैल्यू एफ थी, कितनी थी, एफ। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक कर पाऊँ कि एक्स और डब्ल्यू के बीच कितना फोर्स था, तो अगर निकालता हूँ यहाँ पर के, पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू, अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर dy/2 का स्क्वायर इक्वल टू एफ, जो हमने बोला था यहाँ पर। ये वाली जो कंडीशन में लिख रहा हूँ ना, ये वाली कंडीशन ये ऑलरेडी गिवन थी यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ कि इस एफ की वैल्यू कितनी थी। तो यह कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये आएगा 4 तो ऊपर पहुँच जाएगा ये, इक्वल टू एफ। तो एफ की वैल्यू आपकी जो आ गई ना, वो ये वाली आ गई, ये। अब करेंगे कंपैरिजन यहाँ पर। अब मुझे फोर्स निकालना था किसके बीच, मुझे फोर्स निकालना था डब्ल्यू और जेड के बीच। तो अगर डब्ल्यू और जेड के बीच अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, यानी कि फोर्स मैंने बोल दिया एफ डैश, दैट मीन्स फोर्स ऑन जेड बाय डब्ल्यू, क्या आएगा, के क्यू1 क्यू था, क्यू2 भी क्यू था, अपॉन डिस्टेंस कितनी आती है, देखो इसकी, ये डिस्टेंस थी आपकी। तो यहाँ पर आएगा आपका आर स्क्वायर की वैल्यू 5d²/4, ये 4 जाएगा ऊपर, तो आएगा 4/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं चेक कर पाऊँ यहाँ पर, तो देखो ये वाला जो पार्ट है जहाँ मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट वाली कितनी यहाँ पर एफ थी, नहीं थी, देखो यहाँ पर चेक कर लो, 4k² क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू एफ थी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्या, कि जो एफ डैश की वैल्यू है वो f/5 आ जाएगी, ये वाला, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, f/5, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। अगर देखो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो देखो ध्यान सुनो शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे यहाँ पर। अगर इतना लंबा काम आपको नहीं करना तो देखो हम जानते हैं क्या, कि जो f था, f इजिकल टू हम जानते हैं फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। देखो अगर मान लो कोई सी चीज़ चेंज नहीं हो रही है तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पर। अगर मैं देख पाऊँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो देखो एक तो आपके पास ये वाला पार्ट के एक Q1 Q2 जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, केवल चेंज क्या हुई यहाँ पर देखो, अगर मैं देख पाऊँ तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास थी डिस्टेंस, ये कितनी थी dy/2, और ये कितनी आई थी आपके पास अभी, ये वाली आई थी 5d²/4। तो डिस्टेंस में चेंज आया, ना कि किसी चार्ज में आया, ना फिर यहाँ पे मीडियम में चेंज आया। तो दैट मीन्स क्या होगा, कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या, कि जो मेरे पास फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर के, इसके होगा। तो चलो यहाँ से निकालते हैं यहाँ पर। तो देख पाते हैं यहाँ पर, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पर कि F1 अपॉन F2, कैसा रिलेशन है F1 का, इनवर्स रिलेशन, तो यहाँ पर होगा R1 का स्क्वायर नीचे, और F2 का इनवर्स यहाँ पर जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक। अगर मैं यहाँ पर फर्दर सोल्व करूँ तो F1 क्या है मेरे पास, पहला फोर्स, तो पहला फोर्स के अंदर रखा था F, ये F2 क्या आपका बाद वाला फोर्स, तो मैंने बोल दिया F डैश। ये R2 क्या, डिस्टेंस ऑफ सेकंड कंडीशन, तो कितनी आई थी 5d²/4, और R1 स्क्वायर यानी कि पहली कंडीशन की डिस्टेंस कितनी थी, देखो यहाँ पर पहली कंडीशन डिस्टेंस थी आपकी dy/2, तो इसका यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा d²/4। तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका, तो एफ डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ डैश आपका आ जाएगा f/5। तो चाहे आप ऐसे कर लो, याद रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड करेंगे जब मेरे पास किसी चीज़ में चेंज आ रहा हो। अगर बाय चांस मान लो यहाँ पर चार्ज में चेंज आता, तो यानी कि हम यहाँ बोलते हैं कि f प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, अगर डिस्टेंस और आपका मीडियम कांस्टेंट होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, टू आइडेंटिकल, देखो जब भी वर्ड है आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल में क्या होता है, यानी जितने भी आपको ऑब्जेक्ट होंगे उनका शेप एंड साइज बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। कंडक्टिंग बॉल A एंड B हैव चार्जेस -q and 3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by distance d apart. Find the nature of the Coulomb
फोर्स बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पर आपको केवल नेचर बताना, क्या बताना, नेचर, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बताना आपको, नेचर कैसा होगा इसका। हम जानते हैं फोर्स के अंदर जो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अंदर केवल दो ही नेचर होते हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स, एक यहाँ पर होता है रिपल्सिव फोर्स। तो हमें बताना कि जब मैं इसी सिचुएशन को कंप्लीट कर पाऊँ तो बाद में जब फाइनल मेरा एनालाइसिंग होगा उसका, तो उसमें बता पाएंगे कि कैसा यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट हम क्या काम करते हैं कि दोनों के दोनों मेरे पास, जैसे मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बॉल जो कंडक्टिंग बॉल थी बी है, ये ए थी, ये मेरे पास बी थी। यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो पहली वाले पर मेरे पास चार्ज कितना था, -q, और दूसरी वाले मेरे पास चार्ज था +3q। इनमें क्या करा, बाद में कॉन्टेक्ट कर दिया गया, यानी कि जो दोनों मेरे पास ये थी बॉल ए और मेरे पास दूसरी बॉल ये बी, इन दोनों मैंने कॉन्टेक्ट में ला दिया, ठीक है ना, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। तो देखो जब भी मेरे पास डिफरेंट चार्ज हो और दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आ जाए तो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाद में क्या करता, मैंने इन दोनों को फिर मैंने अलग अलग कर दिया, यानी कि ए बॉडी और जो मेरे पास बी बॉडी थी, फिर बाद मैंने डी डिस्टेंस उसे सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बताना मुझे कि अब जो फोर्स होगा वो किस नेचर का होगा। देखो मैं देख पाऊँ यहाँ पर, तो पहले जब इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज बोथ बॉडी हैव अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। लेकिन बात करता हूँ यहाँ पर ए और बी की, जब बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो देखो जब भी आइडेंटिकल बॉल आए तो हमेशा वहाँ पर आप पहले निकालोगे नेट चार्ज। क्या निकालोगे आप, नेट चार्ज। तो इस कंडीशन में आप पहले निकालोगे नेट चार्ज कितना आएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर नेट चार्ज निकालना चाहूँ क्यू नेट, तो आपका यहाँ पर आएगा -q + 3q, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2q पॉजिटिव। लेकिन बाद में से सेपरेट भी किया गया। तो जब बाद में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है चार्ज की, तो जब हम चार्ज मतलब बॉडी को अलग अलग करेंगे तो चार्ज आएगा इक्वली, क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ईच बॉल चार्ज, कितनी बॉल थी, 2 बॉल थी, तो 2 बॉल से डिवाइड देंगे, चार्ज था यहाँ पर 2q, तो कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर पास यहाँ भी चार्ज q आएगा, यहाँ भी चार्ज q आएगा। बात समझ में आ गई। तो जब यहाँ पर देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, तो बताओ ये भी चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये भी कैसा, पॉजिटिव। तो यहाँ बताओ नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, यहाँ आपका होगा रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पर मान लो माइनस का होता साइन, तो ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो तब कैसा होता, तब भी मेरे पास रिपल्सिव फोर्स होता। अगर एक होता प्लस एक होता माइनस, तो हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर देखो इसमें वो लिखा गया, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q each are kept 2 meter apart in air. A third point charge capital Q is unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remain in equilibrium. Find the position and nature of Q. अच्छा नेचर इसने पूछा, तो यहाँ पर सॉरी ना, यहाँ पर गलत देख देगा, यहाँ पर आपको लिखना कैपिटल Q, ठीक है ना। तो इसका पूछा गया कि मैग्नीट्यूड और पोजीशन, यानी कि जो भी था यहाँ पर, इसकी बात करिए कैपिटल Q की। देखो पहले मैं फिगर को बना पाऊँ इसको, तो देखो इसमें क्या बात बोलेगी, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है Q जो 2 मीटर अपार्ट है। तो पहले मैं एक सिंपल फिगर बना लूँ इसकी। जैसे मैंने माना कि यहाँ पर एक चार्ज है और 2 मीटर दूर एक ये मेरे पास Q चार्ज है, स्मॉल q, ये भी Q, ये भी Q, और डिस्टेंस कितनी इन दोनों की, 2 मीटर। कितनी है, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर आपकी, ये भी आपकी 2 मीटर, ठीक है ना, ये 2 मीटर। तो इसमें क्या बोला, ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग देखो ये वाली हुई, ये वाली तो हुई मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग, इसमें कहीं भी एक चार्ज आ गया कैपिटल Q, तो मानता हूँ सपोज दैट मान लो वो यहाँ पर पास चार्ज आ गया कैपिटल Q, ठीक है ना। इसका साइन मुझे पता नहीं कि प्लस का है माइनस का, ये कन्फर्म है कि कैसे होंगे, प्लस के हैं, क्योंकि साइन यहाँ पर दे नहीं रखा,
इस वाले का क्यूज का, तो प्लस ही होगा। अब मुझे क्या पता लगा, यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा एक दूसरे के ऊपर, वो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। कैसा होगा, इक्विलिब्रियम। देखो मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। जब भी आपके पास दो एंड पर अगर मान लो पास सेम साइन चार्ज है, कैसा है, सेम साइन चार्ज, देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो अगर इक्विलिब्रियम में लाना होगा तो हमेशा बीच वाला चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर बाय चांस मान लो यहाँ भी नेगेटिव होता, यहाँ भी नेगेटिव होता, तो बीच में था फिर पॉजिटिव साइन वाला चार्ज। ये बात याद रखना। देखो जाता हूँ ये ऐसा कैसे करेंगे हम। तो अगर मैं देख पाता हूँ यहाँ पर साइन मैंने कैसे बोल दिया, माइनस का होगा, यहाँ पर कैसा होगा ऐसा साइन, माइनस का। बाद में पता भी कर लेंगे, जो मैंने माइनस का बोल दिया। तो अगर मैं निकालता हूँ फोर्स, क्या निकालता हूँ, फोर्स। अब देखना यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। देखो अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड चार्ज है, ये मान लो थर्ड चार्ज है। तो अगर बात करता हूँ मैं इस वन वाले पर, तो वन वाले से बताओ जो टू वाला फोर्स लगाएगा वन पर, तो फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो F2 गया मेरा इधर को। अगर इसी पॉइंट चार्ज पर अगर मेरे पास थर्ड पॉइंट चार्ज लगाएगा तो वो फोर्स ऐसे जाएगा, नहीं आएगा, बताओ, F3, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। तो बताओ इस फर्स्ट पॉइंट चार्ज पर बताओ दोनों के दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आया या नहीं। अब बात करते हैं सेकंड वाले चार्ज की, यहाँ पर इस सेकंड चार्ज पर तो इस सेकंड वाले चार्ज पर अगर मान तो फोर्स लगाता है वन, तो वन और टू के बीच कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, तो ये यहाँ जाएगा इधर की ओर, यानी कि F1 गया इधर की ओर। अगर मैं निकालता हूँ किस पर, थर्ड वाले की वजह से, तो यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स, तो ये फोर्स जाएगा इधर की ओर, ये मेरा F3 आ गया। देखो यहाँ के पास दोनों फोर्सेस आ गए अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड और टू के बीच कैसा फोर्स, अट्रैक्शन, तो यानी कि इधर क्यों लगेगा F2, और वन बार जब लगाया तो कैसे लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, तो F1 जाएगा मेरा इधर को। मतलब तीनों पर जो मेरा एक फोर्स लगा वो कैसा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर तीनों के तीनों बराबर होंगे तो, ठीक है ना। तो बीच वाला जो चार्ज होगा कैसा होगा, माइनस साइन होगा उसका। चलो अब निकालते हैं वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखो मैंने बोलता हूँ कि भाई यहाँ से ये जो मेरे पास ये था डिस्टेंस, ये मैंने इसको बोल दिया ये x है, कितना है x, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2, तो ये बची होगी आपकी 2 - x। बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं यहाँ पर फोर्स, यानी कि जो फोर्स मेरा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, बताओ इक्वल होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। ये फोर्स मेरे इक्वल होंगे। अच्छा आपको यहाँ पर निकालना है क्या, लाइन जॉइनिंग द चार्ज सिस्टम, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर। अच्छा पोजिशन एंड नेचर निकालनी है आपको, ठीक है। साइन तो हम बता लिया कि यहाँ पर कितना होगा। अब निकालते हैं पोजिशन। तो F2 1 के बीच देखो कूलम्ब्स लो के 2 और 1 के बीच चार्ज कौन है, 2 और 1, यानी कि चार्ज मेरा ये रहा, एक ये रहा। साइन नहीं लेंगे, साइन की डायरेक्शन दिखा दी यहाँ पर, क्यू अपॉन डिस्टेंस x²। यहाँ आपके 2 और 3 के बीच वही क्यू अपॉन यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका आ गया कितना, 2 - x अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पहले आपकी कितनी आ गई, 2 - x अपॉन x इक्वल टू 1, तो 2 - x इक्वल टू x, तो आपका आएगा यहाँ पर 2 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 होगी, ये वाली वैल्यू 1 होगी, और ये वाली वैल्यू आपकी ये भी 1 होगी, क्योंकि 2 - 1 1 ही होगा। तो पोजीशन बता पाए कितनी है इसकी पोजीशन। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, मैग्नीट्यूड एंड साइन। अब निकालना मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर फोर्स किसके बीच भी, एक तो फोर्स ऑन 2, अच्छा यहाँ पर बात की गई ये थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। अच्छा बस मैं नेचर ही निकालना था, ये नहीं निकालना था, है ना। अगर मान लो मैग्नीट्यूड पूछा भी गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या था 2 और 1 और 2 और 3 थे ना यहाँ पर, अब यहाँ पर ले लेंगे क्या 1 2, और यहाँ पर ले लेंगे आप 1 3, ऐसे ले लेंगे 1 3 और 1 1। चलो मैं करके दिखाया तो यहाँ पर
वैसे ये वाला स्कूल क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं करना था, फिर मैं करा रहा हूँ। चलो कि अगर फोर्स निकालना मुझे, फोर्स लेंगे यहाँ पर क्या 1 और 2 के बीच जो फोर्स था, और आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये दोनों इक्वल कर लेंगे। तो जैसे मैंने इक्वल करा तो F और 1 और 2 के बीच, तो यह लगेगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी देखा है पर 1 और 2 के बीच, तो 1 ये रहा 2 ये रहा, डिस्टेंस कितनी आती 1, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर वही K 1 और 3 के बीच, तो Q अपॉन यहाँ पर लेंगे हम इसका 2 माइनस 1, तो 1 ही होगा यहाँ पर, तो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो कैपिटल Q कितना आ गया Q के बराबर, और साइन मैंने कैसे बताया था माइनस का, तो ये माइनस का होगा, तो ये चार्ज होगा माइनस Q। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो 1 माइक्रो एंड ये आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर द स्क्वायर। तो देखो इसमें पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर, तो मैंने एक स्क्वायर बनाया है यहाँ, ये आपका स्क्वायर हो गया। मैंने यहाँ बोलता हूँ मेरे पास ये ए था, ये बी, ये सी और ये आपका डी। तो ए वाले पर कितना चार्ज है, ए वाले पर चार्ज आपका 1 माइक्रोकूलम। मैं माइक्रो बाद में यूज करूँगा है ना, क्योंकि माइक्रो में ये स्पेस घेर लेगा, तो मैं बोलता हूँ ये 1 कूलम चार्ज आपका, ये आपका है बी पर -2 कूलम, और ये आपका है यहाँ पर 1 कूलम, और ये आपका यहाँ पर कितना -2 कूलम। बात समझ में आ गई। इसमें बोला रखा है यहाँ पर जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 30 सेंटीमीटर होगी, ये भी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इसके में साइड बराबर होती है ना। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए 4 कूलम चार्ज प्लेस एट द सेंटर, तो यानी कि मैंने बोल दिया मेरे पास सेंटर है यहाँ पर है ना, तो यहाँ पास दे रखा 4 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स कूलम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो मुझे नेट फोर्स निकालना है 4 माइक्रोकूलम पर, चलिए निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सिंपल एक फिगर बना लो, क्योंकि हमें फोर्स निकालना था, फोर्स कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर फोर्स निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं पर फोर्स 4 कूलम पर, ये यहाँ पर आपको अगर मैं निकालूँ ए की बेस से फोर्स, तो बताओ ये कैसा है यहाँ पर, मैं इसको ये 4 कूलम इधर को दिखा दूँ, 4 कूलम मैं यहाँ ने दिखा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर फोर्स अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर ए के द्वारा, तो ये भी कैसा, ये 1 ये नहीं किया रिपल्सिव फोर्स, तो ये फोर्स आपका आएगा एफ ए इधर की ओर, एफ ए फोर्स आएगा इधर की ओर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, सी की वजह से फोर्स, देखो ये कैसा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो एफ सी में जाएगा इधर की ओर, इधर की ओर जाएगा ये वाला फोर्स, ये मेरे पास गया एफ सी इधर की ओर। अब बात करते हैं बी और डी की। देखो बी और मतलब बी, अगर बी की वजह से इसी पॉइंट पर, किस वाले पॉइंट पर, इस वाले पर, ध्यान देगा ना, मैं किसी और पर नहीं निकाल रहा हूँ, सेंटर पर निकालना मुझे, तो ये एक फोर्स लगाएगा। अब देखते हैं वाला फोर्स कैसे जाएगा, बताओ ये और ये कैसा, 1 + 1 माइनस, तो रिट्रैक्शन फोर्स, तो यानी कि ये आएगा इधर की ओर, ये वाला फोर्स, ये एफ बी फोर्स इधर की ओर जाएगा। अगर बात करता हूँ डी पर, तो ये वाला फोर्स रिट्रैक्शन फोर्स होगा, ये जाएगा इधर की ओर एफ डी। बताओ अगर मैं यहाँ से देख चेक कर पाऊँ कि एफ ए और एफ सी बराबर होंगे नहीं होंगे, कौन कौन से फोर्स, एफ ए और एफ सी। देखो मैं ऐसी बात क्यों बोली मैंने यहाँ पर, एफ ए और एफ सी यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल होंगे। देखो कैसे, अगर मैं हाईलाइटर यूज करूँ एफ ए, तो देखो एफ ए जो फोर्स था वो इस वाले और इस वाले के बीच था, इस वाले पर और इस वाले के बीच। चार्ज बताओ चार्ज क्या क्या यहाँ पर, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा 4 कूलम। डिस्टेंस जो ये वाली होगी, डिस्टेंस ये तो होगी, देखो डिस्टेंस। चलो अब बात करते हैं क्या सेकंड वाले की, इस सी वाले की है ना। देखो चार्ज कितना 1, यहाँ कितना 4, ठीक है ना। इस कंडीशन में मेरे पास चार्ज 1 और 4, देखो ये वाला, यहाँ मेरे पास 1 और 4, डिस्टेंस सेम टू सेम होगी, मीडियम में कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो जब हम जानते हैं कूलम्स फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन
r²। यानी कि जब किसी का चार्ज चेंज ना हो, डिस्टेंस चेंज ना हो, मीडियम चेंज ना हो, ठीक है ना, फोर्स के बीच, तो बता फोर्स कांस्टेंट होगा नहीं होगा? तो दैट मीन्स क्या होगा, फोर्स ए और फोर्स सी मेरा इक्वल होगा, है ना। अब बताओ जो यहाँ पर दोनों मेरे पास फोर्स हैं ये वाले, जो इस लाइन में हैं ये वाले, बताओ सेम लाइन ऑफ एक्शन में है या नहीं? कैसे हैं? सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जब सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है दो फोर्स का, और वे दोनों कैसे हैं? अपोजिट, ठीक है ना, तो हमेशा नेट रिजल्ट कितना आता? 0। कितना आता है? 0। तो यानी कि एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट जो आएगा, ठीक है ना, यानी कि मैं यहाँ से निकाल लूँ एफ ए और एफ सी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। अब चलो बात करते हैं किसकी? बी और डी की। तो जो मेरे पास फोर्स एफ बी का था वही फोर्स मेरा एफ डी का होगा। मैं इसको नाम दे दिया एफ, या इसे एफ डैश बोल दो, है ना। देखो कैसे, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर, बताओ बी -2 था, वो 4 था, देखो 2 और 4, डिस्टेंस जो थी ये होगी। अगर बात करते हैं यहाँ पर बी की वजह से, डी की वजह से, -2 था, 4 था, डिस्टेंस वही होगी। तो जैसा काम इसमें था ऐसे काम यहाँ पर हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरे पास फोर्स होगा बी और डी का, वो भी 0 ही होगा। तो कहने मतलब क्या हुआ, इस 4 कूलम्ब चार्ज पर जो 4 फोर्स लग रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, कि फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम्ब, तो कितना होगा, यहाँ पर 4 फोर्स आए थे, एफ ए, एफ सी, एफ बी और एफ डी। इनके सम कितना था? 0। इसका सम कितना था? 0। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 0, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, अगर मान लो कोई भी आपको स्क्वायर शेप दे दे और इनके वर्टेक्स पर, कहाँ पर? इनके वर्टेक्स पर, ये देखा यहाँ पर, तो अपोजिट वर्टेक्स के चार्ज सेम हो, देखो 1 कूलम्ब था, यहाँ भी 1 कूलम्ब था, इसके दो अपोजिट वर्टेक्स, -2, यहाँ भी -2, और सेंटर में कोई सा भी चार्ज हो, 5 कूलम्ब का, 10 कूलम्ब का, 40 कूलम्ब का, किसी का भी, तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? Two charged particles P and Q having the same charge but different masses MP and MQ start from rest and travel equal distances in a uniform electric field E in time TP and TQ respectively, neglecting the effect of gravity, the ratio of TP and TQ। देखो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल? 2 पार्टिकल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले P का डेटा और Q का। इसमें क्या बात बोलेगी, दोनों के मास अलग अलग है, यानी कि इसका मास MP, इसका मास MQ, यहाँ मेरे पास गिवन था। इसके बाद क्या बोला गया, दोनों के दोनों स्टार्ट हुए रेस्ट से, तो दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी इनिशियल 0 होगी। इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस इनकी है ये भी एस होगी, तो ये भी एस होगा डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। चलो इसके बाद टाइम TP, यानी कि इसको टाइम मिलेगा यहाँ पर TP, इसका टाइम मिलेगा यहाँ पर TQ। यहाँ पर ग्रेविटी को नेगलेक्ट किया गया, तो आपको रेशियो निकालना टाइम का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान सुना मेरी बात, अगर मैं यहाँ से देख पाऊँ, वी नो दैट मोशन की सेग्रीगेशन क्या बोलती है? ut + 1/2 AT², ठीक है ना। तो यहाँ से पास निकालने के पहले एस्केलेशन कैसे आएगा, ठीक है ना। तो एस्केलेशन निकालने के लिए पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखो फोर्स से होते हैं वो 2 फॉर्मूले, एक तो F = Q × E और एक होता है MA। अगर यहाँ से मैं निकालूँ एस्केलेशन, तो आपका आएगा यहाँ पर QE/m, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बोला था 2 चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है ना, सेम चार्ज था उन दोनों पर, चार्ज भी कैसा उनका सेम, यानी कि मैं यहाँ बोलता हूँ इसका चार्ज E होगा तो इसका चार्ज भी E होगा, सेम चार्ज है यहाँ पर। तो ये मेरे पास डेटा था, तो यहाँ पर पास आएगा एस्केलेशन A = EE/m। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात।
अगर मैं इस वाले क्वेश्चन से वैल्यू पुट करूँ तो देखो यहाँ पर होगा एस इक्वल टू, ये पार्ट में पास क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 मल्टीप्लाई टाइम आपका आ जाएगा 0, मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, तो 1/2 a/t²। अगर यहाँ से मैं टाइम निकालूँ तो कितना आएगा 2s/a, यहाँ स्क्वायर तो इधर आ जाए मेरे पास स्क्वायर रूट, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ इसका फर्दर सोल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 2s/a, ए के लिए कितनी है ई, और जो m था ना वो चला गया ऊपर की तरफ यहाँ, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है तो उसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आ गया ये वाला, स्क्वायर रूट 2sm/e, है ना। अब यहाँ पर देखो चेंज किस किस में आ रहा है यहाँ पर, अब देखो चेंज देखना है यहाँ पर, मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। देखो चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है, तो ई मेरे पास क्या कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यूनिफॉर्म तो ये भी कांस्टेंट, ये 2 भी कांस्टेंट, एस के हाथ डिस्टेंस ये भी कांस्टेंट। जो टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके, मास के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, सिंपल कि टी पी और टी किसका रेशियो निकालना, टी पी और टी क्यू का। तो टी पी और जो टी क्यू का रेशियो आपका रेशियो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट एम, देखो टी का रिलेशन कैसा, एम के साथ डायरेक्ट रिलेशन, तो पी है तो यहाँ भी पी आएगा और यहाँ क्यू आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा एम पी एम क्यू, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक ये वाला, ठीक है ना। चलो इसके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इसमें यहाँ बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट डिस्टेंस ऑफ। इसमें यहाँ पर दो कंडीशन बोली गई, कौन कौन सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डिस्टेंस मेरी आर थी, आर डिस्टेंस थी 4 मीटर, तो उस टाइम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था 9 न्यूटन पर कूलम, मतलब कोई भी चार्ज था एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस यानी कि 4 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी ये, ठीक। उसके बाद क्या बोलेगी यहाँ पर, इसने बात बोलेगी हाँ कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम हो जाए, चार्ज आपका वही होगा जो पहले था, तो आपको बतानी है डिस्टेंस आपको कितनी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ मेरे पास बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है E=Q/R², है ना। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ, है ना, सोल्व करना यहाँ पर, तो हम पहले चेक करेंगे इस फॉर्मूले क्या क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या के मीडियम चेंज हुआ, नहीं, तो ये भी कांस्टेंट होगा आपका ये वाला पार्ट। क्यू के पास चार्ज भी सेम है, ये भी सेम टू सेम ऐसे होगा। ये आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये चेंज हुए, देखो 9 था 16 हो गया, यहाँ डिस्टेंस 4 है, तो अब डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी, तो यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन देखना कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। चलो करते हैं सॉल्व इसमें। तो जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ बनाता हूँ E1 यानी पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कैसी है, इन्वर्स, तो यानी कि R1 का स्क्वायर होगा नीचे। अगर यहाँ लिखता हूँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कंडीशन, तो इसका इन्वर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ये होगा R2 का स्क्वायर। यहाँ बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। पहली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास कौन सी कंडीशन थी, पहली, और ये आपकी थी सेकेंड कंडीशन। इसमें अगर देख पाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट कंडीशन में कितना था 9, सेकेंड में 16 हुआ। R1 और R2 पर कर सकता हूँ मैं इस टाइप से, R1 कितना है यहाँ पर, R1 आपका 4, तो 4 मतलब यहाँ लिख दूँगा मैं 4 का स्क्वायर 16, यहाँ R2 का स्क्वायर, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो यहाँ आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 9R, R के लिए यहाँ पर आएगी 3, कितनी मीटर दूर, 3 मीटर दूर, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकुलम ईच, यानी कि 3 चार्ज आपके पास है और तीनों के मैग्नीट्यूड कितना 1 पीसी आर कीप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड पर निकालना आपको है ना, कैसे निकलेगा देखो। तो पहला मैंने बना लिया एक ट्रायंगल, क्या बना लिया एक ट्रायंगल। चलो पहले ट्रायंगल बनाते हैं इसका। तेरे पास हो गया ट्रायंगल है ना। अब इस ट्रायंगल में क्या बात बोलेगी, ये 3 वर्टिसेस इसके, कितने वर्टिसेस 3। सपोज दैट ए बी एंड सी, तीनों पर पास 1 पीसी है, दैट मीन्स मैं 1 कूलम ले सकता हूँ यहाँ पर, बस 1 कूलम यहाँ भी होगा, 1 कूलम यहाँ भी और 1 कूलम यहाँ भी। और साइड कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है सेंट्रोइड बाई, यानी कि यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये इधर की ओर ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट, और यहाँ पर पास होगा इधर की ओर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और ये भी कैसा प्लस, तो यानी कि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी पॉइंट। तो इस यहाँ पर इस एक पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर इस एक पॉइंट पर पास 3 वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ई ए ई बी एंड ई सी। ठीक, तो पहले हम किसी दो को सोल्व करेंगे, किसी भी दो को। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले को, यानी कि इस वाले को और इस वाले को, तो इन दोनों से पहले हम एक निकाल लेंगे, एक नेट रिजल्टेंट। तो देखो इसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है ना। अब पहले मैं दिखाता हूँ कि ई ए और ई बी क्या दोनों सेम है या नहीं। चलिए यहाँ चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये दोनों के दोनों सेम है, और मैं इसका नाम दे दूँ ई। देखो क्यों सेम है यहाँ पर। तो पहले अगर तुम देख पाओ तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, बता चार्ज कौन है 1 कूलम, और बी पे कौन चार्ज 1 कूलम, यानी कि चार्ज तो सेम है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है ई इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पर मेरे पास मीडियम चेंज हुआ नहीं है, तो के भी क्या सेम, चार्ज भी के साथ सेम, अभी पता कर पाए हम, और आर क्या डिस्टेंस। अब देखो ध्यान सुनना, सेंट्रोइड से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होती है सेम, तो जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस सेम टू सेम इसकी होगी, और वही डिस्टेंस होगी इसकी, वो होती कितनी है L अपॉन √3, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का और बी का कैसा होगा, सेम होगा, मैंने उसको ई बोल दिया। अब बात करते हैं भाई एंगल की, एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला होगा 120, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360, उस 360 के 3 पार्ट हो गए, दिस वन एंड दिस वन, तो कितना आ जाएगा, एक एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ पर नेट, निकालते ई नेट किसका, ए बी का, कितना आएगा, एक ही पॉइंट पर 2 वेक्टर क्वांटिटी, तो सिंपल फॉर्म वही, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ बोथ वेक्टर एंड कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना 120 डिग्री। अगर मैं इसको देख पाऊँ सॉल्व करने के बाद, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यहाँ पर आएगा माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ई स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट हो चुका। तो जो आपका ई ए बी आया वो कितना आ गया, ई आ गया। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, डायरेक्शन हमेशा होगी इन दोनों के बीच में, बिल्कुल मिड से हो जाएगा, तो वो इधर की ओर हो जाएगा ई ए बी। अब चेक कर पाओ तुम, मेरे पास अब क्या हुआ, ये दोनों तो हट गए ये वाले, तो इसका एक नेट रिजल्ट मेरे पास आ गया, ये ई ए बी। तो अगर यहाँ पर देखो, एक तो ई सी और ई ए बी, ये दोनों कैसे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन में हैं, तो इनकी वैल्यू चेक करते हैं। मैंने कहा था तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सेम होगा, तो यानी कि जो आपकी वैल्यू थी वो ई सी की वैल्यू क्या थी, ई होगी। तो दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रोइड,
इज ई माइनस ई, क्योंकि दोनों कैसे हैं अपोजिट तो माइनस होंगे यहाँ पर, तो कितना आंसर आएगा 0 आपका आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 i cap at t equal to 0. The particle enter in region having an electric field. This find the velocity of the particle t equal to 5 सेकेंड। तो पहले जो गिवन डेटा है पहले उसको लिखते हैं यहाँ पर। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज यानी कि आपके पास यहाँ पर दे रखा Q कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। मास इतना यहाँ पर, मास आपके पास है 1.6 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है आपके पास v वेक्टर इक्वल टू 4i cap मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। मैं आपको बता दी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या उसकी मूविंग विद वेलोसिटी, तो दैट मीन्स आपको भी दे रखा है पर u वेक्टर, इनिशियल मतलब u या विद बोल दे विद वेलोसिटी, तो आपके पास u दे रखा है, आपको निकालना v। तो देखो हम जानते हैं इसमें जो मोस्ट इक्वेशन यूज होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म रखे तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। तो पहले निकालते हैं यहाँ पर एस्केलेशन, तो सेम टू सेम एस्केलेशन निकाल लेंगे f इक्वल टू q इंटू ई इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहाँ से देख पाऊँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी q e अपॉन m, है ना, ये वाली आ जाएगी। तो पहले इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ के पास आएगा v वेक्टर, u वेक्टर कितना दे रखा था यहाँ पर 4i cap प्लस a कितना यहाँ पर q के हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 अपॉन m कितना यहाँ पर 1.6 × 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा 80 i cap प्लस 60 j cap, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइम दे रखा, तो टाइम कैसा होगा 0 to 5 सेकेंड, तो आपकी 5 सेकेंड आएगी, तो यहाँ मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व कर पाऊँ, 1 0 से यहाँ लग जाएगा 0, ऊपर आपका आ जाएगा 4i cap प्लस 52 जा 100 मल्टीप्लाई, ये पावर कैसी है माइनस की, नीचे वाली -3, ऊपर अगर प्लस की हो जाएंगी तो ऊपर बचेगी -3 अपॉन नीचे बचेगा 16, ये आगे 16 इंटू 80i cap प्लस 60 j cap। अब करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई 4i cap प्लस, जब इस वाले पार्ट की यानी कि इस वाले पार्ट की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो 16 से 80 जाएगा 5 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर आएगा 500 मल्टीप्लाई 10⁻³ i cap प्लस 16 की प्लस 60 से करेंगे 100 की 6000 डिवाइड बाई 16, है ना। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.375 j cap कंप्लीट सॉल्व करने के बाद। अब करते हैं यहाँ पर 4i cap प्लस, लिख सकता हूँ इसको ऐसे 0.5i cap प्लस 0.375 j cap। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, i cap जुड़ जाएंगे तो 4.5i cap प्लस के 0.375 j cap, ये आपका आंसर होगा वेलोसिटी का। ठीक, नेक्स्ट 2 point charges of 1 microcoulomb 4 microcoulomb are kept 30 cm apart. How far from 1 microcoulomb charge
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कि 1 कूलम चार्ज से कितने डिस्टेंस के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाएगा इन दोनों की वजह से, है ना। तो पहले प्रॉब्लम बनाते हैं इसकी फिगर। यहाँ मेरे पास है 2 चार्ज, दिस वन, here is 1 microcoulomb, here is 4 microcoulomb, distance between them 30 centimeter, 30 centimeter. Suppose that at a point, at this point, electric field is zero, electric field is zero. So this distance is x and this distance is 30 minus x, यही तो होगी। अब निकालते हैं यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तभी जीरो बनेगा। हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, देखो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की ओर, है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की ओर, ये होगा। अब करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास पहला चार्ज है फर्स्ट एंड यहाँ पर पास है सेकंड चार्ज। तो यहाँ पास क्या एक पॉइंट चार्ज है दोनों की तरफ, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड विल बी इक्वल। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर के क्यू, क्यू क्या है मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। सेम टू सेम इधर की ओर अप्लाई करेंगे के क्यू, क्यू कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के क्या होगा कैंसिल आउट, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट। अगर मैं इसको देख पाऊँ सेपरेट करूँ 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर सेम है यहाँ पर, अपॉन 4 अपॉन 1। यहाँ से इसको हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट। देखो अगर यहाँ से स्क्वायर में हटा दूँ तो इधर क्या आएगा स्क्वायर रूट, ये रहा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, यहाँ कितना आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा 30 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, 30 इक्वल टू ये माइनस एक्स उधर का प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, एक्स वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 10 मीटर, कितनी आ जाएगी 10। दैट मीन्स ये x क्या थी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस चार्ज, तो आपसे यहाँ पूछेगी डिस्टेंस फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो यानी कि ये वाली कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में था, पहले डिस्टेंस जो थे सेंटीमीटर में, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज lying parallel to xy plane at z equal to a, the electric field in the region E vector equal to cz square k cap, the electric flux निकालना है यहाँ पर इस शीट के अकॉर्डिंग कितना होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ एक्स वाई प्लेन, तो मैंने यहाँ पर एक पहले बनाना प्लेन, ये मेरे पास हो गया प्लेन, ये मान लो आपका x, ये आपका y, ये आपका z। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है x डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है इधर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है एक पैरेलल है, यानी कि जो आपके पास सीट है वो पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के। कैसी सीट है स्क्वायर सीट, तो मैंने स्क्वायर सीट बना ली, ये वाली स्क्वायर सीट ये रही, है ना। तो ये किसमें है एक्स वाई प्लेन में है। तो हम जानते हैं अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म मुझे दे रखा है यहाँ पर कितना सी जेड स्क्वायर के कैप इनटू, अब निकालेंगे एरिया। हम जानते हैं स्क्वायर सीट की जो साइड है वो कितनी है ए, साइड कितनी इसकी ए, तो ये भी ए होगी, तो इसका एरिया हम जानते हैं कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा, कितना आएगा ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ मुझे वेक्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी,
देखो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, याद ध्यान सुना मेरी बात, कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी सीट रख रखी है, मान लो एक्स वाई प्लेन में, तो जो यहाँ पर होता है ना एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का होता है परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं एक्स वाई और जेड आपस में कैसे परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये मेरे पास जो सीट है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या जाएगा, जेड डायरेक्शन में। अगर होती है वाई जेड में, तो इसका परपेंडिकुलर जाता है एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। तो गया किस में, ये जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पास आएगा के कैप, तो यहाँ हम लगा देंगे के कैप। ठीक, अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, के डॉट के कितना होता है 1, तो यहाँ आएगा आपके पास सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ खुद बोल रखा है उसने जेड के लिए कितनी यहाँ पर ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा सी ए की पावर 4, सी ए की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस एक्स ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एक्स लेस देन 0, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर lie parallel to x axis with its center at the origin, and the one face is x equal to 10 centimeter and other face at x equal to minus 10 centimeter. Calculate the net outward flux through the cylinder. तो फ्लक्स मुझे निकालना टोटल कितना निकालेंगे। देखो पहले हम बनाते हैं इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ये आपके पास एक यह मेरे पास इसका ओरिजिन, क्या ओरिजिन, जो सिलेंडर का यहाँ पर सेंटर बोल रखा, तो जितना वो एक्स डायरेक्शन में प्लस की तरफ हो उतना ही मेरे पास कहा नेगेटिव तरफ। देखो यहाँ बोल रखा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर नेगेटिव, तो टोटल लाइन देखो कितनी होगी 20 होगी, है ना। तो यानी कि जो सेंटर होगा सिलेंडर का सेंटर वो यहाँ से होगा स्टार्ट। तो मैंने बना दिया इधर की ओर ये और ये मेरे पास है सिलेंडर, ये सिलेंडर मेरे पास है इधर की ओर 10 सेंटीमीटर इधर की ओर ये वाला पार्ट, 10 सेंटीमीटर मेरा इधर की ओर ये वाला पार्ट, हो गया 20 लेंथ इसकी। जो रेडियस है इसकी वो कितनी दे रखी है यहाँ पर आर, कितना आपकी यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखा वो बोथ साइड है, किधर की और नेगेटिव साइड भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की साइड भी है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड भी है, ये रहा, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 100 और यहाँ पे कितना 100। आई कैप दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन, यानी कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये बाई है ना। चलो अब हम निकालते हैं यहाँ पे फ्लक्स। देखो फ्लक्स हम जो जानते हैं, तो फ्लक्स की हर जगह चेक करेंगे। ये मान लो आपके पास फ्लैट सरफेस दो हैं यहाँ पर, एक मान लो ये फर्स्ट सरफेस ये वाली, ये आपकी सेकंड सरफेस और ये आपकी कर्व वाली थर्ड सरफेस। यहाँ पर फ्लक्स चेक करेंगे, तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा तो फाई नेट फ्लक्स फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स थर्ड सरफेस। अगर मैं यहाँ देख पाऊँ तो क्लोज इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा, यह वेक्टर फॉर्म बनाऊँ इसकी। आई कैप दे रखा है यहाँ पर और एंगल बना लेते हैं इसका। चलो ए कॉस थीटा सरफेस नंबर 2 के लिए ई ए कॉस थीटा एंड सरफेस नंबर 3 के लिए ई ए कॉस थीटा। थीटा चेक करेंगे यहाँ पर। देखो जो यहाँ पर एरिया होगा, देखो पहली सरफेस ये दूसरी ये तीसरी। अब चेक करेंगे थीटा। थीटा मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ कि इस वाला जो मेरे पास है फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का देखो एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, ये रहा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी है, तो यहाँ मेरे पास थीटा होगा 0 डिग्री। कितना होगा 0 और कोस 0 कितना होता है 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। अब चेक करते हैं इस वाले पार्ट का, यहाँ पर जो थीटा होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो जो इस वाले सरफेस है सरफेस नंबर 2, तो
तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर ही है। तो दोनों यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ भी मेरे पास थीटा होगा 0 डिग्री। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू बना गई यहाँ पर। अब चेक करें कर्व सरफेस पर, तो इसका एरिया वेक्टर होगा अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इधर की तरफ। तो दोनों बीच एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर पास थीटा आपका होगा 90 और कोस 90 कितना था 0, यानी कि फ्लक्स मेरा यहाँ तो मिलेगा नहीं, फ्लक्स मिलेगा मेरा इन दोनों पार्ट पर। अब चेक करते हैं, यहाँ पर ध्यान सुना मेरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेम है नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है इधर की तरफ, जितना इधर इतना इधर, देखो 100 और यहाँ पे कितना 100। चलो अब बात करते हैं क्या एरिया की। एरिया देखो जितना एरिया होगा क्रॉस सेक्शन इसका वो एरिया होगा इधर की ओर, है ना। चलो ये भी ठीक हो गया। एंगल कितना यहाँ पर 1, वो वैल्यू कितनी यहाँ पर इसकी 1, ये भी कितनी है 1। तो दैट मीन्स जितना इसका फ्लक्स आएगा वही फ्लक्स मेरा इधर की ओर आएगा ये वाला। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को ना लिखकर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी एक का निकाल लेंगे। चलो करते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ क्या 2 मल्टीप्लाई ई ए, तो 2 मल्टीप्लाई ई कितना है यहाँ पर 100, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3.14, यहाँ पे कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 2 की इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर यानी कि -4, है ना। अब करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 314 एंड 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर आएगा आपके पास 1.57, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ये रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिस थ्रू द स्क्वायर शीट दिस व्हेन हेल्ड इन नॉर्मल। क्या बोला गया, नॉर्मल। इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखो कैसे बनेगी। यहाँ वो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बताओ, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ वो लिखा आई कैप। तो मैंने ऐसे बना लिया, ये मान लो इधर की ओर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। इसके बाद जो मेरे पास स्क्वायर शीट है ना वो नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मेरी स्क्वायर शीट कुछ इस टाइप से होगी, ये मान लो स्क्वायर शीट है मेरे पास, है ना। ये क्या आपकी स्क्वायर शीट, ये ऐसे होगी। तो देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, नहीं होगा, है ना, एरिया वेक्टर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो वैल्यू आएगी यहाँ दे रखिए 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है इसकी। तो हम जानते हैं कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बनाऊँ इसके वेक्टर फॉर्म, क्या बनाऊँ वेक्टर फॉर्म, तो ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो होगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आई कैप डॉट 100 10 की पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे आई कैप। आई डॉट आई 1, तो यह 3 की इससे 300 कितना 300 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -1। सोल्व कर तो कितना आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह आपका फ्लक्स। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r from a short electric dipole on its axis experience a force F. If distance of the charge is 2r, the force
ऑन द चार्ज विल बी, ठीक है ना। तो फोर्स निकालना है, ठीक है ना, कितना होगा। तो द पॉइंट पहले हम बनाते हैं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लो मैंने यहाँ बना लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा ये है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ आपका मान लो डाइपोल का सेंटर है, तो ये आपका है प्लस क्यू चार्ज। और एक दे रखा है पर ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो यानी कि किसी इसी एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट आप मान सकते हो कि ये वाला पॉइंट है मेरे पास, ठीक है ना। मैंने बोला इसके पास ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी पर है, ये डिस्टेंस बोल रखी उसने आर डिस्टेंस। तो यानी कि जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपकी है आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस है। तो अगर मुझे निकालना है पर फोर्स, तो एफ इक्वल टू हम जानते हैं क्यू इंटू ई, है ना। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, कौन सी कंडीशन, फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाऊँ, देखो एफ इक्वल टू क्यू, ये ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का। तो जब मेरे पास शॉर्ट डाइपोल होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है एक्सिस, तो यहाँ होता है ई एक्सियल का फॉर्मूला के 2p अपॉन आर की पावर 3, हाँ है ना। जब शॉर्ट हो तो तब लगाएंगे यहाँ पर, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर कितना, के 2p अपॉन आर क्यू। तो फोर्स मेरा इस पर डिपेंड करेगा, इन सभी बातों पर, क्यू पर, के पर, पी पर और आर पर। अगर मैं इस क्वेश्चन में देख पाऊँ तो देखो यहाँ पर क्यू क्या, चार्ज तो चेंज नहीं किया गया, ठीक है ना। बस पहले वो क्या था, पहले आर डिस्टेंस पे था, अब भी क्या होगा, वो यहाँ जाकर 2r डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो चार्ज तो वही सेम टू सेम, यानी कि चार्ज आपका चेंज नहीं हुआ। के क्या, मीडियम में चेंज नहीं हुआ, ये भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। ये पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल चेंज नहीं हुआ, कहीं भी नहीं बोला गया, तो डाइपोल भी आपका क्या है, कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसकी आर की, आर तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर पहले डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, अब उसने डबल कर दी, देखो 2r और आर, तो आर में चेंज दिखाई दिया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या, कि जो मेरे पास ये फॉर्मूला जो फोर्स होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, है ना। बस फॉर्मूला बना देंगे अब इसका। तो F1 नीचे है, मतलब F1 कहाँ, ऊपर, तो R1 क्यूब कहाँ होगा, नीचे, इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर। अब निकालेंगे F2, तो यहाँ पर R2 का क्यूब कहाँ होगा, ऊपर होगा, कहाँ होगा, ऊपर। अब सब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। F1 क्या है यहाँ पर, पहला फोर्स, तो कितना फोर्स था, F, तो यहाँ पर पास आ गया F। F2 फोर्स मुझे निकालना, सेकेंड कंडीशन, डिस्टेंस कितनी है उसकी, पहली कंडीशन में R, तो यहाँ पर आएगा आर क्यूब, ऊपर कितनी है 2r, तो यहाँ आएगा 2r का क्यूब, है ना। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो F अपॉन F2 इक्वल टू 8r क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो F2 कितना आ गया आपका, तो F2 आपका आ गया F/8 आफ्टर सोल्व। तो यानी कि जो आपका फोर्स होगा वो F/8 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी 30। इसमें यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री with electric field this if the dipole experience a torque this the magnitude of either charge of the dipole। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे जो 30 डिग्री एंगल है वो किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ रखिए 2 सेंटीमीटर, एंगल रखा 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल ने 30 डिग्री एंगल बना रखा वहाँ से डाइपोल से। तो अगर मैं यहाँ बोल दूँ ये वाला एंगल, गिवन चीज़ क्या है यहाँ पर, देखो डाइपोल लेंथ, तो देखो डाइपोल लेंथ को हम बोलते हैं 2L, कितनी है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। चलो इसके बाद एट एंगल थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, ये भी हो गया। एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने रखा है यहाँ पर, E इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ़ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, टॉर्क मतलब टाउ,
कितना, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल, यानी कि आपको निकालना है चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं क्या, टॉर्क का फॉर्मूला τ = PE sin थीटा। तो टॉर्क कितना है यहाँ पर, 8 × 10⁻³ पी क्या, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 12 है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 12, और 12 कितनी इधर रखी, 2 × 10⁻²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2 × 10⁵ साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो सोल्व है उसे करेंगे सोल्व यहाँ। तो 2 से गया ये 4 टाइम्स, फिर 2 से गया 2 टाइम्स, तो इधर कितना आया, 2 × 10⁻³ = Q, पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस की, और साइन 30 1/2, 2 2 जा 4। ये कैसी पावर, प्लस की, इधर आएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो -3 ऑलरेडी है, -3 हो जाएंगे, तो 6Q, दैट मीन्स Q = 4 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर होगा 4 माइक्रोकूलम, यानी कि ए ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एंड CD, यानी कि एक तो AB और एक आपका CDA वाला, दोनों कैसे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल वर्ड मतलब दोनों का जो लेंथ होगी, चार्ज होंगे, सब चीज़ कैसी होगी, सेम टू सेम होगी, एट एंगल 120 डिग्री, ठीक। टू ईच अदर ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इधर की ओर पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की ओर। shown in figure, find the dipole moment of the arrangement and magnitude and direction of the net torque acting on it। आपको 2 पार्ट निकालने यहाँ पर, कितने पार्ट, 2 पार्ट। अब देखो ध्यान सुना, मैं फिगर में बता रहा हूँ। देखो डाइपोल मेरे पास एक तो AB डाइपोल, एक है DC या CD, है ना। तो हम जानते हैं इसमें डाइपोल, पहले पार्ट में निकला डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो AB का डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, हाँ है ना, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, डाइपोल मोमेंट। तो -Q से प्लस की ओर, यानी कि डाइपोल मोमेंट हो जाएगा पहला इस डायरेक्शन में। फिर कैसा, इधर की ओर देखो, तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा इधर की ओर, तो यानी कि हो जाएगा फिर इधर की ओर। तो फिगर कुछ ऐसे बनेगी डाइपोल मोमेंट की, पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में अगर मैं देख पाऊँ, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये मान लो आपका ओरिजिन है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। पहले AB का डाइपोल मोमेंट होगा अपवर्ड, यानी कि इधर की ओर, ये रहा, ये मेरा रहा डाइपोल मोमेंट P1, पहला डाइपोल AB को मैंने यहाँ बोल दिया पहला डाइपोल, और CD1 बोल दिया यहाँ पर सेकंड डाइपोल। आइडेंटिकल है ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पर, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट होगा 1 का, वही डाइपोल मोमेंट होगा सेकंड का। आइडेंटिकल है मेरे पास डाइपोल, तो दैट मीन्स P बोल दूंगा। तो यानी कि मैं कह पाऊँ तो यानी कि मेरे पास हो गया P सेकंड। अब डाइपोल मोमेंट जो होगा सेकंड वाले का, तो इधर की ओर होगा नहीं होगा, तो इसकी फिगर हम बनाएंगे कुछ इस टाइप से। ये रहा मेरे पास, ये डाइपोल मोमेंट है सेकंड का। एंगल कितना दोनों के बीच, 120 डिग्री, तो दैट मीन्स ये मेरे पास एंगल 120 डिग्री। तो एक ही पॉइंट पर मेरे पास आ गई 2 वेक्टर क्वांटिटी, कितनी आ गई 2। तो मुझे निकालना नेट डाइपोल मोमेंट। तो P नेट, फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 बोथ मल्टीप्लाई कोस थीटा, थीटा कितना 120, और कोस 120 कितना होता, -1/2, याद रखना। तो यहाँ पर आपके पास आफ्टर सॉल्व इट P आपका, P नेट आपका P आ जाएगा, कितना आ जाएगा P। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट, और एक निकाला मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, P आ गया। डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दी कि कैसे कैसे इसका डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट है, ये वाला, ठीक है ना।
ये वाला पार्ट। अब निकालते से डायरेक्शन निकालते हैं। देखो ध्यान सुनना, जब दो वेक्टर के बीच जो भी एंगल हो, जैसे यहाँ पर रखा 120 डिग्री, कितने रखा 120, अगर वो दो जो एंगल है 120 डिग्री ये हाफ हो जाएगा कब, जब दोनों वेक्टर जो दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों वेक्टर की वैल्यू कितनी है सेम, यानी कि P यहाँ भी है तो P यहाँ भी है, तो इसका जो जाएगा डायरेक्शन जो आएगी बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगी, तो इसका जो डायपोल मोमेंट जो इसका वो होगी नेट डायरेक्शन वो होगी इधर की ओर, बिल्कुल सेंटर से इधर, और कितना एंगल होगा हाफ हाफ एंगल, यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ P इज 60 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस शोन एज इन फिगर। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, जब भी फिगर वाले यानी कि शेप वाले के अंदर अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो अब हम वहाँ पर यूज करते हैं गॉस लॉ। कौन सा, गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस जो मेरे पास कोई भी शेप होगी तो उसके आउटसाइड जो भी फ्लक्स होगा वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पास आएगा फाई ई इक्वल टू, इनसाइड कौन कौन है, दो चार्ज, एक तो Q1 और एक Q2, तो आपका यहाँ पर Q2 प्लस का होगा और Q1 कैसा होगा माइनस का, ये लिख दिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आंसर होगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि एक मान लो एक क्यूब मेरे पास, ये वाला, ये आपका एक क्यूब मैं बना रहा हूँ यहाँ, यहाँ पर एक क्यूब आपका है ना। अब इसके अंदर ना मैंने यहाँ पर वो रखा है एक डायपोल, मैंने इसके अंदर रख दिया एक डायपोल, तो मान लो मैंने एक डायपोल ये रख दिया इधर की ओर, यहाँ ये इधर की ओर माइनस क्यू, इधर की ओर प्लस क्यू। अब मुझे निकालना इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस फिगर के अंदर, इस शेप के अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गए, तो हम निकाल लेंगे क्या, फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई ई क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू के इनक्लोज कितना होगा चेक करेंगे, जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तो यानी कि यहाँ जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू माइनस क्यू जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जीरो। कितना होगा, जीरो। याद रखना किसी भी क्लोज फिगर के अंदर आपके चाहे दो डायपोल हो, हज़ार हो, कितने डायपोल हो, तो हमेशा नेट चार्ज कितना आएगा, जीरो आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जीरो आंसर आएगा। ए स्फीयर S1 of radius R1 enclosing a charge Q1 is surrounded by another concentric sphere S2 of radius R2 which is greater than R1. If there is a charge Q2 in the space between S1 and S2, find the ratio of electric flux through the S1 and S2. तो पहले हम बनाते हैं दो भी बनाते हैं, क्या बताते हैं, स्फीयर। तो मान लो एक स्फीयर मेरे पास है ये रहा, ये, उसके बाद मान लो एक मेरे पास स्फीयर ये रहा, है ना। तो इसमें ये बात बोल रखी क्या, जो पहला मेरे पास है सरफेस नंबर ये कौन सी, ये वाली, ये दोनों कोसेंट्रिक स्फीयर है मेरे पास। पहले की रेडियस यहाँ बोल रखी R1, तो यानी कि ये आपकी है R1 और ये आपकी है R2 रेडियस इसकी, है ना। और क्या बोल रखा है पर जो सेंटर में पास है R1, यहाँ पर बोल रखा S1 R1, चार्ज कितना है Q1, कितना है इनक्लोजिंग चार्ज, दैट मीन्स जो Q1 मेरे पास है वो कहाँ, अंदर, ये यहाँ।
जो -q2 चार्ज है, तो यानी कि ये सरफेस नंबर यानी स्फीयर नंबर 1, ये स्फीयर नंबर आपका 2। इसने वो रखा जो आपका -q2 चार्ज है वो स्पेस बिटवीन S1 एंड S2, यानी कि जो आपकी सरफेस है ये वाली, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में पास क्या है, -q2 चार्ज है। तो आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि -q2 चार्ज मेरा यहाँ है, इधर की ओर, ये रहा। अब मुझे निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना दोनों पर, उनका रेशियो। तो मैंने यहाँ बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए, सरफेस नंबर 1, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस नंबर 2, लिख दिया। हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला था Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चेक करेंगे सरफेस नंबर 1, तो देखो अगर मैं जो हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ तो सरफेस नंबर 1 ये रही, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, Q1, तो यहाँ आएगा आपका Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब चेक करेंगे सेकंड वाला, देखो सरफेस नंबर 2 ये रही है ना, इसके अंदर कौन से चार्ज है इनक्लोज, 2 चार्ज आगे नहीं आ गए, एक तो Q1 भी आया, एक -q2 भी आया। तो यहाँ जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा आपका Q1 -q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो चुका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रेशियो आएगा मेरे पास कितना आएगा, Q1 अपॉन Q1 -q2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज 2π and φ। इनवर्ड वाला ये रहा और आउटवर्ड वाला ये रहा। व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, आपको नेट चार्ज बताना, ठीक है ना। चलो पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें यहाँ बात बोलेगी फर्स्ट पार्ट के लिए नेट चार्ज निकालना, तो नेट चार्ज के लिए पहले मुझे चाहिए नेट फ्लक्स, तो फाई नेट निकालेंगे। तो आपके पास 2 फ्लक्स है, फाई मतलब एक तो मेरे पास फ्लक्स इनवर्ड, एरिया का फ्लक्स है आउटवर्ड। याद रखना जब भी आपका बोले फ्लक्स इनवर्ड, क्या बोले फ्लक्स इनवर्ड है मेरा, तो दैट मीन्स आपका वो माइनस फ्लक्स काउंट होगा, दैट मीन्स -2π, और आउटवर्ड के लिए प्लस काउंट करेंगे। तो आपका यहाँ पर आ गया -5, यानी कि फाई नेट आपका आ गया -5। अब वैल्यू पुट करेंगे बाय गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ, फाई नेट इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट कितना -5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको चार्ज निकालना, तो Q इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट फाई, ये आपका आ गया आंसर, ठीक। अब बात करते हैं 45। तो 45 क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था सिलेंडर वाला, बस वहाँ पर क्या था, बस डेटा चेंज है यहाँ पर, ध्यान से देखना। वहाँ दे रखा था आपको 100, यहाँ कितना 200, लेंथ वही है, रेडियस कितनी है 5, वहाँ भी 5 थी, और ये कितनी है 10, ये 20 थी, वहाँ भी 20 थी। देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ 100 है, वहाँ पर कितना आ गया 200, डिस्टेंस वही है, लेंथ कितनी 20, रेडियस कितनी इसकी 5। तो ये कर लेना इसको, ये होमवर्क। अब बात करते हैं 46। देखो 46 में क्या बोला गया इस वाले क्वेश्चन में, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी होती है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग ए सरफेस नॉर्मली दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर नॉट ए वेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए पॉइंट चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D shown in figure using the Gauss law obtain the expression of electric flux through the square। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है यहाँ पर, है ना। देखो ध्यान सुनना,
अगर मैं इस वाले स्क्वायर शेप को, हम जानते हैं क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर के फेसेस से। अगर मैं इसके ऊपर एक स्क्वायर शीट ले लूँ, है ना, इस टाइप से मैंने एक स्क्वायर शीट ले ली, ये ले ली, तो अगर मैं यहाँ पे से ड्रॉ कर दूँ इधर की ओर, है ना, कर दिया, तो देखो इस वाली सरफेस के अंदर हम जानते हैं फ्लक्स मेरा कितना होता, ए पार्ट फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम तब लगाते हैं जब मेरे पास फिगर कैसी हो, क्लोज फिगर। लेकिन अगर मैं देख पाऊँ तो यहाँ तो स्क्वायर शेप थी, तो मैंने अपनी मर्जी से मैंने 5 फेस एक्स्ट्रा बना दिए। हम जानते हैं क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस, अप डाउन लेफ्ट राइट एंड फ्रंट एंड ऑपोजिट। ये कितने होते हैं आपके पास, 6 फेस। तो अगर यहाँ पर जो देख पाऊँ मैं, तो 6 में से कितनी है यहाँ पर, केवल एक है यहाँ पर प्रेजेंट। कितनी है प्रेजेंट, एक, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ पर 6 में से 2 होती तो आएगा 2/6। अगर यहाँ 6 फेसेस में होती 5 फेस तो 5/6, यानी कि टोटल फेस हमेशा नीचे रहेंगी और जितनी आपको निकालनी है वे रहेंगी हमेशा ऊपर। यहाँ कितनी थी, केवल एक थी, क्योंकि ये तो मैंने फिगर बनाई थी ना अपना आप ये, तो कितनी फेस थी यहाँ पर, केवल एक फेस थी यहाँ पर, तो इसलिए आया 1/6। इससे नेक्स्ट 47, देखो 47 क्या बोला गया यहाँ पर, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन दिस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज इट। यानी कि आपको एक निकालना फ्लक्स, एक निकालना आपको चार्ज, तो चार्ज निकालते पहले और फ्लक्स निकालेंगे। तो गिवन चीज़ यहाँ पर क्या, एक तो आपको देखा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2xi कैप। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इसका एरिया, वो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, ए स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जिधर होगा उधर ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, है ना। अगर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फ्लक्स कैसे आ जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि जो ये मेरे पास क्यूब हो तो इसकी होती है 6 फेस, कितनी, 6। और जो 6 फेस को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जेड। 2 होंगी एक्स में, देखो एक तो ये वाली, एक ये वाली। 2 होंगी वाई में, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और जेड में होगी एक सामने वाली एक पीछे वाली। तो कहने वाला क्या होगा कि 3 मेरे पास डायरेक्शन के अंदर 2 फेस होती हैं एक डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास है यहाँ पर, वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर। तो जो फ्लक्स निकलेगा आपका, एक तो निकलेगा इस वाली फेस पर, एक निकलेगा इस वाली फेस पर। तो मैंने इस वाले का नाम दे दिया पहली सरफेस और इसका नाम मैंने दे दिया दूसरी सरफेस यहाँ पर। चलो निकालते हैं यहाँ पर फ्लक्स, फाई नेट। तो फाई नेट में φ1 प्लस φ2, है ना। चलो तो फाई क्या पास होता है, ई ए कॉस थीटा, यहाँ ई ए कॉस थीटा, है ना। यह वेक्टर फॉर्म बनाओ इसकी। चलो वेक्टर फॉर्म बनाते हैं इसकी, क्या बनाते हैं इसकी, वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। तो इधर की ओर देखो, ए वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर, ये पहली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए वेक्टर, ये आपकी दूसरी सरफेस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो कितना है यहाँ पर, 2xi कैप इन डॉट, है ना, ए। अब देखो पहली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, वो होगा देखो इस डायरेक्शन के अंदर, इधर की ओर नेगेटिव एक्स में। तो आपका यहाँ आएगा -a² कैप। तो ये कितना आ गया, -n लगा दिया, a² कैप प्लस। अब सेकंड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, दैट मीन्स a² कैप पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखा 2xi कैप डॉट a² कैप। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर
ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो हम पहले चेक करेंगे जो आपके पास, देखो मैं अब फिगर को इरेज कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो पहली सरफेस है वो सरफेस मेरी ये वाली है, हाँ है ना। तो ये सरफेस बताओ कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे। कहाँ, देखो ये यहाँ पर ओरिजिन पे, यहाँ। तो यहाँ पास क्या होगा, हर चीज़ ओरिजिन में क्या होती है, जीरो होती है। तो दैट मीन्स यानी कि इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जीरो। अब जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, ये सारा पढ़ के बन जाएगा जीरो, ये पास आ गया जीरो प्लस। अब चेक करते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड सरफेस। तो देखो सेकंड सरफेस है मेरी ये वाली, हाँ है ना। तो इस सेकंड सरफेस जो है ये इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाली ए डिस्टेंस पर। देखो दिखा रखी है ये वाली। तो यानी कि यहाँ पर पास वैल्यू होगी ए, तो यहाँ हो जाएगा 2a आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a की पावर 3 आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो आगे फ्लक्स आ गई है ना। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट में बोला चार्ज इनसाइड। तो बाय गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना है यहाँ पर 2a की पावर 3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास क्यू आपका आएगा 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया चार्ज इनसाइड। ओके, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 2q at distance r is a. Then the magnitude of electric field due to uniformly charged thin spherical cell of radius r, total charge q at distance r by 2 will be. तो यहाँ मेरे पास रखी दो कंडीशन, कितनी कंडीशन, दो। देखो कौन कौन सी। यहाँ बोला रखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले बात की यहाँ पर पॉइंट चार्ज की, तो हम जानते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बात करें यहाँ पर स्फीयर की, मान लो स्फीयर यहाँ पर दे रखा ये वाला है ना, ये इसकी रेंज रखी यहाँ पर कितना, कैपिटल आर, और ये आर डिस्टेंस पूछा, आर डिस्टेंस। और यहाँ बोला क्या जो आर वैल्यू है स्मॉल आर वो वेरी वेरी लार्ज है कैपिटल आर से। तो ये जो मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर जो होगा जब तो कैसे दिखाई देगा, एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा ये। तो यानी कि यहाँ भी मैं लगाऊंगा फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना। ये हम तभी लगा पाए जब मेरे पास ये वाली कंडीशन दे रखी थी आपको, ठीक है ना, ये वाली चीज़। चलो सॉल्व करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर चीज़ कौन कौन सी चीज़ चेंज हो रही है। देखो के मेरे पास क्या डायरेक्ट कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हुआ। क्यू मेरे पास क्या चार्ज, हाँ देखो चार्ज चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि पहला चार्ज कितना पॉइंट चार्ज 2q और बाद में कितना हो गया q, जो इस पर भी चार्ज था इस वाले पर, चार्ज चेंज हुआ। चलो एक तो हम इसको नहीं कांस्टेंट करेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। यहाँ मतलब डिस्टेंस कितनी थी r, यहाँ कितनी करी इसने r/2, तो डिस्टेंस भी चेंज हुई है। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास केवल ये चीज़ कांस्टेंट है और ये मेरे पास क्या कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ देख पाऊँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा, क्योंकि साथ रिलेशन डायरेक्ट, और डिस्टेंस से कैसा है स्क्वायर इनवर्स। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बोल रखा है यहाँ पर। तो यहाँ लगाएंगे पहली कंडीशन E1। देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पास क्या क्यू कहाँ ऊपर, तो Q1 भी कहाँ होगा ऊपर, R कहाँ नीचे, तो R1 स्क्वायर होगा नीचे, इनवर्स रिलेशन आ गया। अब करेंगे E2 में मैंने 2 मतलब कहाँ नीचे, तो चार्ज कैसा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। देखो दोनों नीचे आ गए, 2 और 2 नीचे आ गया, और R2 कहाँ होगा ऊपर, ये आ गया। अब बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। Q1 क्या पहला चार्ज, कितना पहला चार्ज 2q, तो यहाँ आपका आएगा 2q। R2 क्या यहाँ पर डिस्टेंस, पहली वाली डिस्टेंस जो सेकंड वाली है, तो कितनी है r/2, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ अपॉन R कितनी है पहले वाली कंडीशन में r², और चार्ज कितना था बाद वाले में q था,
तो देखो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, है ना। नेक्स्ट यहाँ बोल रखा था, और मैं इधर सोल्व करूँ तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई r²/4 अपॉन यहाँ आपका आएगा r²। ये कैंसिल हो चुका, 2 से 4 2 टाइम्स हो गया, तो कितना बचा, E1 कितना दे रखा, E1 था आपके पास E, ये रहा, तो यहाँ हमारे पास हो गया E अपॉन E2 आपको निकालना है 1/2, तो E2 कितना आ गया आपके पास 2E, ये है आपका आंसर है, ये वाला 2E। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम इतने क्वेश्चन करते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।